हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे NCF। क्या पढ़ेंगे? NCF 2005 के बारे में हम लोग जानेंगे। N का अर्थ होता है नेशनल, C का अर्थ होता है करिकुलम, F का अर्थ होता है फ्रेमवर्क। इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा। तो इससे जो है हमारे सीटेक एग्ज़ाम में, यूपीटेट एग्ज़ाम में एंड ऑल एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को NCF 2005 के महा मैराथन क्लास दे रहा हूं और उसके बाद कुछ हम लोग सवाल भी करेंगे जो मॉक टेस्ट के माध्यम से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, NCF के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल का जन्म 16 नवंबर 1926 ईस्वी को पंजाब प्रांत में हुआ था। ठीक है ना? कहाँ पे? पंजाब प्रांत। और इनका मृत्यु 24 जुलाई 2017 को हुआ था। इसकी उम्र 90 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 90 वर्ष की। और इसका जो मृत्यु जो हुआ था प्रोफेसर यशपाल जी का, नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में। ठीक है ना? आवास इसका भारत में ही थे। तो देखिए आगे हैं निर्देशक। निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। NCF 2005 के निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है। कृष्ण कुमार एक भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षाविदा हैं जो समाजशास्त्र और शिक्षा के इतिहास में अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। 1991 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे कृष्ण कुमार मध्य प्रदेश के एक जिला शहर टीकमगढ़ में पले बढ़े। वे स्कूल और कॉलेज गए। उनके पिता एक वकील और कानून की किताबों के लेखक थे। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल के बारे में और निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, NCF 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ था। किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। NCF 2005 में रूपरेखा के सभी भाषा 8वीं सूची के अंतर्गत किया गया अनुवाद है और 8वीं सूची में 22 भाषा है। 8वीं सूची में अनुसूची में कितने भाषा है? 22 भाषा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, NCF 2005 का उद्देश्य, पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट है मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना। कौन सी भाषा का? भाषाई समस्याएं का समाधान करना। ठीक है। देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। ठीक है। देखिए यहाँ पे टीचर बता रहे हैं और बच्चे जो है चारों ओर से सभी कोई समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये टीचर जो है क्या कर रहे हैं? बच्चे में रुचि का विकास कर रहे हैं। ठीक है ना? देखिए अगला पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। यानी छात्रों में जितना विकास होगा, छात्र उतने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर पॉइंट है सामाजिक एकता का विकास होना। ठीक है ना? ये ज़रूरी है। बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक एकता का विकास होना। पॉइंट नंबर 6, शिक्षण विधियों का विकास करना, जैसे खेल विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि का विकास हो। ठीक है। कौन कौन सा विधि? खेल विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि का विकास हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार
जैसे मानवीय मूल्यों का विकास हो। सभी विद्यार्थियों में एक दूसरे के प्रेम की भावना होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए, दान परोपकार जैसी मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे है एनसीएफ 2005 की विशेषता। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर में शिक्षण कार्य की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षण कार्य की कौन सी भाषा होनी चाहिए भाई? तो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट है दूसरा नंबर, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। जो भी ज्ञान है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़ी उदाहरण के द्वारा पढ़ाया जाए। वास्तविक जीवन में जो भी हम लोग जोड़ेंगे बच्चों को हम लोग उदाहरण के द्वारा जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे विशेषता होगा। तीसरा नंबर पॉइंट है, अभिभावकों को समझा जाए कि बच्चा को छोटी उम्र में निपुण बनाने की इच्छा ना रखें। कोई माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी पढ़ें, जल्दी लिखें और इतना अध्ययन ग्रहण कर लें कि हमारे बच्चे से कोई आगे ना बढ़ पाए। ऐसी भावनाएं रखना अभिभावकों की गलत है, क्योंकि बच्चा उम्र के साथ निपुण हो सकता है। बच्चे का उम्र जितना अधिक होगा, जितना वह बढ़ेंगे, उसके बाद जो है बच्चे का उम्र के साथ जो है विकास होगा। अगला नंबर है, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जैसे देखिए ये बच्चे हैं, इसको इतना सारे बुक दे दिए, इसमें किताबी भाषा हम इससे पढ़ा रहे हैं लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जितनी हम लोग किताब से पढ़ाएंगे, किताब की प्रणाली शिक्षा को अपनाएंगे, वह असफलता का प्रतीक होगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी विशेषता होगा। 5वां नंबर है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अमूर्त की ओर। ठीक है ना, ज्ञात से हमेशा बच्चे अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी चीज़ मान लीजिए अगर उसे पेन दिखा रहे हैं तो वो तो बता देंगे ये पेन है। जब हम उससे पूछेंगे इस पेन से क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि सर इससे हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर हम उसे मार्कर दिखा देंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे कि सर नहीं जानता ये क्या चीज़ है। वो तो जानते हैं पेन है, इससे भी लिखा जाएगा, लेकिन मार्कर किस में उपयोग होगा बच्चे यह नहीं बता पाते हैं। ठीक है, जो बच्चे, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञात से बच्चे अज्ञात की ओर बढ़ते हैं या मूर्त से अमूर्त की ओर प्रयोग करें। ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट है 6ठा नंबर, बच्चों को पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। जैसे ये पुस्तकालय है, अब बच्चे को पुस्तकालय में भेज दिए, अब बच्चे जिस पुस्तक को उठाएंगे स्वयं वह चुनेंगे तो उसे वह अच्छे से पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए बच्चे को पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे भी विशेषता होगा। 7वां नंबर पॉइंट है, सजा एवं परोपकार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 8वां है, एनसीएफ 2005 के मतलब बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देते हैं। जो एनसीएफ 2005 हमें कहते हैं कि बच्चे को बोझ नहीं देना चाहिए, कभी भी उसे रटवाना नहीं चाहिए। ठीक है, जोर दे करके उसे कभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए अरे जो एग्ज़ाम में आएगा उसे रटो, उसे पढ़ो, मतलब इसे ग्रहण कर लो पूरा, ऐसा जोर नहीं देना चाहिए। बच्चे को हमेशा एनसीएफ 2005 कहते हैं कि बच्चे को हमेशा पर्यावरण से जोड़ करके बताना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज में है आपका एनसीएफ 2005 की आवश्यकताएं। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है, छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, छात्र जिसमें रुचि लेंगे उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे को पढ़ने और समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है,
पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की सहायता होनी चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, शिक्षक विधियों में सुधार और विकास हेतु। पॉइंट नंबर 4, अभिभावकों को संतुष्ट प्रदान करने हेतु, ठीक है। जो भी अभिभावक हैं उसे संतुष्ट प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पॉइंट है, पाठ्यक्रम को नवीन तथ्यों एवं शोध के निष्कर्षों को शामिल करने हेतु, ठीक है। जो भी पाठ्यक्रम में नया तथ्य या शोध या निष्कर्ष करते हैं उसे शामिल करने के लिए। अगला पॉइंट है, कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। जो हमारे कक्षा कक्ष है उस शिक्षण को हम लोग प्रभावीशाली बनाने के लिए, ठीक है, उपयोग करते हैं इसका। देखिए 7वां नंबर है, भाषा की समस्या के निराकरण हेतु। 8वां नंबर पॉइंट है, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने के लिए। और 9वां नंबर पॉइंट है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। जो भी शैक्षिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। पॉइंट नंबर 1, रुचि का सिद्धांत। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करने एवं विद्यार्थी द्वारा उसे सही समझाने के लिए रुचि का होना आवश्यक है। अतः रुचि को विशेष महत्व देते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जो बच्चों में रुचि है उसको ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम का हम लोग निर्माण करते हैं, ताकि बच्चे को कभी भी इस पाठ्यक्रम के अनुसार समझने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखिए एनसीएफ 2005 के दूसरा सिद्धांत है मानवता का सिद्धांत। किसका? मानवता का सिद्धांत। देखिए मानवीय मूल्यों के विकास को प्राथमिकता देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्राथमिकता, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक अत्यावश्यक लक्ष्य है, इसीलिए पाठ्यक्रम में शुरू में ही ऐसा प्रकरणों का समावेश किया गया है जिसे विद्यार्थी में प्रेम, परोपकार, सहिष्णुता, सहयोग की भावनाओं का विकास हो सके। किसका 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 किसका? प्रेम, ठीक है, परोपकार, सहिष्णुता और सहयोग की भावना का विकास हो सके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है एकता का सिद्धांत। क्या है भाई? एकता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो चलिए समाज में निहित धर्म, सांस्कृति एवं परंपराओं को एक सूत्र में बांधते हुए एवं सांप्रदायिक सद्भावना को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का विकास किया गया है। पाठ्यक्रम में भाषा समस्या के निदान के लिए भी प्रयास किया गया है। जो भाषाएं हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है पाठ्यक्रम के भाषा में, उसका निदान के लिए, ठीक है ना, पाठ्यक्रम में भाषा के निदान हेतु प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट नंबर 4 है, देखिए नैतिकता का सिद्धांत। किसका भाई? नैतिकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में प्रारंभिक स्तर पर ही प्रेरणादायक कहानियों एवं कविताओं के माध्यम से बालकों में नैतिक विकास को महत्व दिया गया है। किससे किससे? कहानियों और कविताओं के माध्यम से बालकों में नैतिकता का विकास को महत्व दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपका अगला पॉइंट है सामाजिकता का सिद्धांत, ठीक है। किसका? सामाजिकता का सिद्धांत। देखिए इसका प्रतिपादन किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाते हैं
तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक का अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। देखिए अगला छठा नंबर पॉइंट है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। बैथम के अनुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिससे सुखों की प्राप्ति तथा दुखों का निवारण होता है। बैंथम जी आगे कहते हैं कि उपयोगितावाद की अवधारणा हमें यह बताती है कि हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। यह हमारे जीवन के समस्त निर्णयों को आधारशिला है। उपयोगितावाद का वास्तविक अर्थ होता है सुख की प्राप्ति। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट आपका है संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में साम्य की स्थापना करना। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उपभोग एवं उत्पादन, उपभोग एवं पूंजी क्षेत्र में एवं उत्पादन की प्रणाली में तालमेल बना रहे, जिसके फलस्वरूप कच्चे संसाधनों, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं औद्योगिक आवश्यकताओं में संतुलन बना रहे। ये आपका एनसीएफ 2005 के सिद्धांत थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए आगे है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। पहला नंबर पॉइंट में कहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है। हमेशा जो भी ज्ञान अगर बच्चों में देते हैं उसे हमेशा बाहरी जीवन अर्थात पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। पर्यावरण से जोड़े जाने पर विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 2 है पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। जो पढ़ाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसे रटने पर जोर ना दें। बच्चे जितना समझते हैं उसे समझाना चाहिए और रटने की प्रणाली से अलग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट नंबर 3 है पाठ्यचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ही बसा ना हो। मतलब जो भी कार्य हैं, ठीक है ना, जो भी कार्य हैं पाठ पुस्तक केंद्रित ही बसा ना हो। अर्थात पाठ पुस्तक में हमारा ध्यान ज़्यादा ना होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा स्कूली ज्ञान को बाहरी पर्यावरण से जोड़ना चाहिए और रटने की प्रणाली से अलग करना चाहिए। जो किताबी भाषा है उसे कभी भी ना पढ़ाना चाहिए। बच्चे को हमेशा बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट नंबर 4 है आपका विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए मॉक टेस्ट के आधार पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा आप लोग, उसके बाद मैं आंसर लगाऊंगा। देखिए भाई मॉक टेस्ट के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं इसको। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ। ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन सी विज्ञान एवं तकनीक, ऑप्शन डी गोदान। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। जी भाई इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभ्यता और प्रगति। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी
पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। ऑप्शन सी, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये तो सत्य है। ऑप्शन बी में है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये भी सही है। ऑप्शन सी, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के विषय में कथन सत्य है। ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। ऑप्शन सी, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन डी, ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पहले भी बताए हैं, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है ना? जो भी ज्ञान आप स्कूल में प्राप्त करते हैं उसे हमेशा बाहर का पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, ऑप्शन ए, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग जी। बहुत अच्छा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, अभिरुचि के अनुरूप। ऑप्शन बी, आर्थिक स्तर के अनुरूप। ऑप्शन सी, सामाजिक स्तर के अनुरूप। ऑप्शन डी, शारीरिक स्तर के अनुरूप। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग, फटाफट कीजिए इसका आंसर। जी भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिरुचि के अनुरूप। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में क्या जरूरी है। ऑप्शन ए, योग। ऑप्शन बी, औपचारिक खेल। ऑप्शन सी, अनौपचारिक खेल। ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग जी। जी भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। योग भी जरूरी है, ठीक है ना? औपचारिक खेल भी जरूरी है और अनौपचारिक खेल भी जरूरी है। ठीक है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं होनी चाहिए। ऑप्शन ए, एक उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन बी, आदेशक के रूप में। ऑप्शन सी, एक नेता के रूप में। ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग जी भाई। बहुत अच्छा।
चलिए मैं लगा रहा हूँ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक उत्प्रेरक के रूप में। क्लियर है? चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी, सभी बच्चे स्वाभाविक से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ऑप्शन डी, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसका आंसर कीजिए। जी हाँ भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बच्चों व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्य वाले वर्गों के बच्चे को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, उनकी मातृभाषा में। ऑप्शन बी, अंग्रेजी में। ऑप्शन सी, हिंदी में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। जी भाई, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उनकी मातृभाषा में। हमेशा बच्चों को जो भी शिक्षा देनी चाहिए उसकी मातृभाषा में। ठीक है, उसकी मातृभाषा को प्राथमिकता देना चाहिए। क्लियर? चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ऑप्शन ए, सामूहिक निर्णय। ऑप्शन बी, एकल निर्णय। ऑप्शन सी, स्वर निर्णय। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट फटाफट इसका आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 10 का ए, सामूहिक निर्णय। देखिए भाई, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और YouTube पर बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।